हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वाटर यानी कि जल के बारे में जाना कि आखिर जल क्या है। तो जल एक अकार्बनिक यौगिक है। यौगिक मतलब कंपाउंड जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना है। फिर इसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि जल के सोर्स क्या है हमारे पास वो जाने। कितना पीने के लिए है वाटर, पीने योग्य है, और कितना पीने के योग्य नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यानी कि जल के कुछ गुण, जिसमें हमने बताया आपको कि जल एक रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। पीएच वैल्यू बताई उसकी मैंने आपको। फिर उसका स्टेजेस या फॉर्म्स ऑफ वाटर यानी कि जल की अवस्थाएं कि जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलता है। फिर उसके बाद हमने इसके हेमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु के बारे में बात की कि जल 0 डिग्री पर बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये किस में बदल जाता है यानी कि वाष्प में बदल जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया पिछली क्लास में। और दोस्तों, आज की क्लास में भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको छोटी सी ये समझनी है कि यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बारी बन जाता है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उस पॉइंट पे फोकस करें। मैंने यहाँ 2 बर्तन लिए हैं। एक बर्तन हमारा ये है, बराबर साइज के 2 बर्तन हैं। ठीक है दोस्तों, 2 बराबर साइज के 2 बर्तन लिए और दोनों में मैंने पानी भर दिया। ठीक है दोस्तों, क्या भर दिया? पानी। अब दोस्तों, दोनों में जब मैंने पानी भर दिया आपके, तो पानी भरने के बाद मैंने क्या काम किया कि दोनों में कोई ना कोई वस्तु डाली, कोई ना कोई ठोस वस्तु डाली। जैसे कि मैंने यहाँ क्या काम किया, इस वाले बर्तन को मैंने नाम दिया A और इस वाले बर्तन को नाम दिया मैंने B। 2 बर्तन लिए। चीज़ें बड़े ध्यान से समझनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ये कोई A बर्तन है, ये कोई B बर्तन है। दोनों में मैंने जल भरा, बराबर जल भरा, बराबर आकार के 2 बर्तन लिए और दोनों में मुझे ठोस वस्तु डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो A बर्तन है उसमें मैंने एक आइस का टुकड़ा डाला। आइस मतलब बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, क्या डाला? आइस यानी कि बर्फ। और दूसरा बर्तन लिया, इसमें मैंने क्या काम किया, कोई लोहे की कील डाल दी। ये लोहे की, आयरन की क्या है, कील है कोई। तो लोहे की कील आपने देखी होगी, ये वही कील की बात कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, दोनों में अंतर क्या हुआ, यहाँ हमने बर्फ डाला और यहाँ कील डाली। अभी तो मैंने दोनों सरफेस पे दिखा रखे हैं, लेकिन होगा क्या कि जब मैं लोहे की कील डालूंगा पानी में तो वो कील नीचे डूब जाएगी। क्या करेगी? डूब जाएगी। जबकि मैं बर्फ का टुकड़ा डाल रहा हूं पानी में तो वो क्या कर रहा है, उसकी सरफेस पे यानी कि सतह पर तैर रहा है। या फिर मैंने कोई लकड़ी का टुकड़ा डाला अगर पानी में, तो वो भी क्या करेगा, जल की सतह पर तैरना शुरू कर देगा, पानी में डूबेगा नहीं। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक बात आई कि आखिर लोहे की कील डाली तो वो पानी में डूब गई, और मैंने अगर कोई बर्फ का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा डाला तो वो पानी की सतह पर क्या करने लगा, फ्लोटिंग करने लगा, तैरने लगा। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो आपसे यही रीजन, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, ऐसा क्यों है, आखिर क्या रीजन है ऐसा। तो दोस्तों, छोटी सी बात आपको समझनी है, ये सारा खेल होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व का। अब ये घनत्व क्या होता है, किसी भी मैटर बोलते हैं पदार्थ के लिए, तो ये भी आइस भी एक मैटर है। जो भी आप देखते हो अपने चारों तरफ वो सभी चीज मैटर है। तो किसी पदार्थ के कण, क्योंकि वो एटम से मिलके बना हुआ है तो पार्टिकल्स हैं, उसमें कण हैं। किसी पदार्थ के कण कितने पास पास हैं या दूर दूर हैं, ये उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व कहलाती है, सही शब्दों में यानी कि इजी शब्दों में। तो यानी कि अब बात आपको समझनी क्या है कि जल की कुछ अपनी डेंसिटी होती होगी, जल का कुछ अपना घनत्व होता होगा, बर्फ का भी अपना कुछ घनत्व होता होगा, लोहे की कील का भी कोई अपना घनत्व होता होगा। अब आपको ये बात छोटी सी बस समझनी है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। अगर किसी वस्तु का घनत्व, यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वो वस्तु जल की सतह पर तैरने लग जाएगी, फ्लोटिंग करने लग जाएगी। जबकि यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा है तो वो वस्तु जल के अंदर डूब जाएगी। दोबारा से बात समझ लेनी है, अगर किसी वस्तु का घनत्व जल की डेंसिटी यानी कि जल के घनत्व से कम है तो वो वस्तु जल की सतह पर तैरने लग जाएगी।
और यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वो वस्तु जल के अंदर डूब जाएगी। तो यहाँ से आपको ये निष्कर्ष निकला कि बर्फ का जो आइस होती है उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जबकि जो लोहे की कील डाली है उस कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है, इसलिए लोहे की कील जल के अंदर डूब गई, जबकि आइस यानी कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरने लग गया। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, यानी कि इसकी डेंसिटी घनत्व जो है क्या है, कम है। किससे कम है, यानी कि जल से। जबकि कील लोहे की जो थी इसकी डेंसिटी क्या है, अधिक है। किससे अधिक है, इसका घनत्व क्या है, अधिक है लोहे की कील का। किससे, यानी कि वाटर से, पानी से। तो इतनी बात समझ में आई कि किसी वस्तु का अगर घनत्व ज्यादा है तो वो जल में डूब जाती है, अगर किसी वस्तु का घनत्व जल से ज्यादा है तो वो जल में डूब जाएगी, और किसी वस्तु का घनत्व डेंसिटी अगर जल से कम है तो वो जल की सतह पर तैरने लग जाएगी। अब आपको ध्यान कहाँ देना है, ध्यान आपको देना है यहाँ, यानी कि इस पॉइंट पे। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ही है ये भी। किसी वस्तु का घनत्व जल से कम है, अभी मैंने बताया कि बर्फ का टुकड़ा हुआ उसका घनत्व जल से क्या होता है, कम है, तो वह जल की सतह पर तैरती है। तो आइस यानी कि क्या कर रही है, जल की सतह पर तैर रही है। यदि घनत्व जल से अधिक है, अगर किसी वस्तु का घनत्व अगर जल से अधिक है, जैसे कि लोहे की कील बताई मैंने, या चम्मच ले लो, आप चम्मच भी डालोगे घर पे भी, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो ये चीज़, तो वो क्या करेगी, चम्मच भी पानी में डूब जाएगी, क्योंकि उस चम्मच की डेंसिटी यानी कि घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है, अधिक है, तो वह डूब जाती है। एग्जाम्पल, बर्फ का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है। अब तैरता क्यों है, क्योंकि इनका घनत्व जल के घनत्व से, जल की डेंसिटी से कम है, जबकि लोहे की कील जल में डूब जाती है। इसका रीजन क्या है लोहे की कील डूब जाने का, क्योंकि इसका घनत्व, लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। तो अगर आपसे पूछता है कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्यों, तो आप बताओगे क्योंकि बर्फ का, आइस के टुकड़े का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो जल के घनत्व से कम होता है। और पूछे कि लोहे की कील क्यों डूब जाती है, तो आप बताओगे क्योंकि लोहे की कील का घनत्व जो है वो जल के घनत्व से, जल की डेंसिटी से अधिक होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा गया है 2018 में सीटेट में। ठीक है दोस्तों, पहली बात ये कि डेंसिटी यानी कि घनत्व आखिर निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंसिटी यानी कि घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास बोलते हैं द्रव्यमान के लिए और वॉल्यूम बोलते हैं आयतन के लिए। तो अब छोटी सी बात आपको समझनी क्या है कि अगर इसका आपसे मात्रक पूछने लग जाए, इसकी यूनिट क्या होती है, तो दोस्तों अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट होती है इसकी, द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। किस में करते हैं, किलोग्राम, केजी, और आयतन को करते हैं हम किस में, मीटर में। तो किलोग्राम मीटर की क्यूब, तो मीटर की क्यूब। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे सीजीआई, सीजीआई यूनिट क्या है, तो सीजीआई में होता है द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं ग्राम में, और आयतन को मेजर करते हैं हम सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये तो हो गई हमारे सीजीआई मात्रक, और ये हो गया एसआई मात्रक। तो कई बार आपसे पूछ ले, तो आपसे पूछे डेंसिटी घनत्व का मात्रक क्या है, तो आप बताओगे किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, और आपसे पूछे सीजीआई मात्रक क्या है, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये तो हो गए मात्रक की बात। तो एक बार दोबारा से फॉर्मूला देखना है, डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन ये था, 15 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब घनत्व और 3 सेंटीमीटर की क्यूब आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। यानी कि आपको दिया क्या हुआ है, एक तो डेंसिटी यानी कि घनत्व दिया हुआ है, और 3 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, और उस वस्तु का क्या पूछा है आपसे, द्रव्यमान यानी कि मास पूछा है। आपके ऑप्शन थे 12 ग्राम, बी ऑप्शन था 18 ग्राम, सी ऑप्शन था 45 ग्राम, और डी ऑप्शन था 5 ग्राम। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ, D4 डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर फॉर्मूला है हमारा
द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को V लिख दिया है मैंने, ठीक है ना, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो आपके पास दिया क्या हुआ है, आपके पास डेंसिटी दी हुई है, घनत्व दिया हुआ है। घनत्व कितना है आपके पास 15 बराबर, और क्या दिया हुआ है आपके पास 3 सेंटीमीटर की क्यूब, आपको क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, मास हमें निकालना है और अपॉन में रख देंगे हम वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। अब जब दोस्तों हम 3 की हमें निकालना है मास, तो मास हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हमें यहाँ 1 मान लेते हैं, नीचे जब किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या मान लिया जाता है 1, तो हम क्या करते हैं अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैंने m की मल्टीप्लाई 1 में की, तो अगर किसी की भी मल्टीप्लाई आप 1 में करते हो तो वही संख्या रहती है, ठीक है ना, तो कितना आएगा हमारा m ही आ गया, ठीक है ना। आगे कितना बचा हमारे पास, बराबर में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 15 गुणा 3 यानी कि 15 गुणा 3 यानी कि m इज इक्वल टू आ गया आपका 15 तिया 45 ग्राम। तो 45 ग्राम आपका ऑप्शन था क्या, एक बार चेक करते हैं। A है 12 ग्राम, B है 18 ग्राम, C है हमारा 45 ग्राम यानी कि 45 ग्राम, तो C आपका ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल, हमें क्वेश्चन में कहा गया है 15 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, घनत्व मतलब डेंसिटी, और 3 सेंटीमीटर की क्यूब आयतन मतलब वॉल्यूम वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास क्या होगा, ये पूछा गया है। आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 3 चीज़ हैं आपके पास, मतलब 3 चीज़ फॉर्मूले में रखनी है आपके पास, और आपको 2 चीज़ इसमें क्वेश्चन में दे रखी है और एक आपसे पूछी है, तो क्वेश्चन वेरी इजी यानी कि बहुत आसान है। तो आपको पता है D यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। अब आपको बस इसमें चीज़ें रखनी है। अब आपको पता है घनत्व यानी कि डेंसिटी कितनी है, तो घनत्व की जगह आपको क्या रख देना है 15, तो हमने 15 रख दिया, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है आयतन कितना है, तो 3, आयतन हमने 3 रख दिया, और आपसे पूछा क्या है m पूछा है, यानी कि आपसे द्रव्यमान पूछा है। अब अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो वहाँ मान लेते हैं कि उसके नीचे 1 है, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो m की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप m ही आएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने में किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो m ही आ गया हमारा। जबकि हमने अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 15 और 3 की, तो 15 तिये 15 गुणा 3 लिख दिया, तो m इज इक्वल टू 45, 45 आ गया, और 45 ग्राम ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको जब आप छोटी छोटी चीज़ें अच्छे तरीके से सीखोगे तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप 100 प्लस जा पाओगे। तो आप सोचो कि हम 120 के समथिंग बना पाएँ, तो इसलिए सभी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट गुण के बारे में बात करते हैं वाटर के। तो तुमने कभी देखा होगा जब तुम किसी चीज़ को हीट करते हो, गर्म करते हो, और वो सॉलिड के रूप में, तो जब तुम सॉलिड को यानी कि ठोस को गर्म करोगे तो वो फैलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जल के साथ इसका उल्टा होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए कि जब जल को आप 0 से 4 डिग्री के बीच गर्म करते हो, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जब गर्म करते हैं जल को, तो जल फैलने की अपेक्षा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। फैलने की अपेक्षा क्या होता है, सिकुड़ता है। और जब कोई चीज़ सिकुड़ती है तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, कम होता है। अब जब किसी चीज़ का आयतन कम होगा, वॉल्यूम यानी कि कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, आयतन कम होगा, सिकुड़ेगी जब चीज़, तो उसके कण क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक आएंगे, और उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में आई कि जब हम जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच गर्म करते हैं तो जल फैलने की अपेक्षा सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन वॉल्यूम सबसे कम होता है, और जबकि डेंसिटी यानी कि घनत्व 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है। और 4 डिग्री के बाद जैसे आप 5 डिग्री 6 डिग्री पर गर्म करना शुरू करोगे, जल क्या करेगा, फैलना शुरू कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना शुरू हो जाएगा, फैलना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 0 से 4 डिग्री के बीच गर्म करने पर जल सिकुड़ता है। जल का आयतन 4 डिग्री पर सबसे कम तथा घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होगा। जितना आयतन कम होगा घनत्व उतना ज़्यादा होगा, और जितना आयतन अधिक होगा घनत्व उतना कम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तो वो पूछ लेगा कि जल का आयतन सर्वाधिक
या सबसे कम कब होता है? तो सबसे कम पूछे आयतन तो आप बताओगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता है। और पूछे जल का घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो पॉइंट की बात कर लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म करने पर जल फैलने के स्थान पर सिकुड़ता है, यानी कि फैलना चाहिए चीजों को, और चीजें फैलती भी हैं, लेकिन जल क्या करता है? जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री के बीच में फैलने की अपेक्षा सिकुड़ता है, कम होता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जल का आयतन घटता है। जब कोई चीज सिकुड़ती है तो आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अब जब वॉल्यूम कम होगा तो उसके पार्टिकल्स यानी कि कण यानी कि एटम्स क्या आएंगे? पास पास आ जाएंगे। जब कोई चीज सिकुड़ेगी तो जब ज्यादा पास पास कण हो तो इसका मतलब डेंसिटी यानी कि घनत्व अधिक होता है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच जल का आयतन क्या होता है? घटता है और घनत्व बढ़ता है, यानी कि जितना आयतन कम होगा उतना घनत्व ज्यादा होगा। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच जल का आयतन क्या होता है? घटता है, वॉल्यूम कम होता है, और डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, बढ़ती है। इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन निम्नतम मतलब आयतन जल का सबसे कम हो जाएगा, वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा, तथा घनत्व अधिकतम होता है। अब आपसे पूछे कि जल का आयतन सबसे कम किस टेम्परेचर पर होता है? तो आप बताओगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और पूछे जल का घनत्व सर्वाधिक कब होता है? तो आप बताओगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन यानी कि वॉल्यूम सबसे कम और डेंसिटी सबसे अधिक होती है वाटर की। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछ भी ली गई है और पूछ भी सकता है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये बात आपको पता है। अब जब घनत्व अधिकतम होगा तो ऊपर से यानी कि जो सरफेस एरिया है वो सिकुड़ना शुरू करती है सबसे पहले। तो आपने देखा होगा जो बर्फ जमती है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जो कोल्ड एरियाज होते हैं, जहाँ झीलें जम जाती हैं, जैसे कि आप श्रीनगर या लेह लद्दाख के बारे में बात करो तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो झीलें जो लेक्स होती हैं, पानी की तालाब पॉन्ड से बड़ी होती हैं, वो क्या होती हैं? जमना स्टार्ट हो जाती हैं ठंड के दिनों में, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। आपने सुना होगा श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है तो वहाँ टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है, जिससे कि झीलें जमना शुरू हो जाती हैं और पानी की सतह पहले जमती है। क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूं कि 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि ऊपर से जमना स्टार्ट करता है, तो पहले सतह जमती है पानी की, ऊपर वाली सतह, ठीक है ना। नीचे जल ही रहता है, नीचे क्या रहता है? जल ही रहता है। इसीलिए क्या होता है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें झीलें जम जाती हैं, फिर भी उसके बाद जो जलीय जीव होते हैं, मछलियाँ, कछुए, मगरमच्छ, जो भी जलीय जीव पाए जाते हैं वो जिंदा रहते हैं। अब आप कहोगे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो यानी कि वाटर में खुद ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, H2O। तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना ये ऑक्सीजन, तो पानी से ही वो जलीय जीव ऑक्सीजन लेते हैं और मछली अपने जो गलफड़े होते हैं उनसे ऑक्सीजन ग्रहण करती है, ठीक है दोस्तों। तो बात करें 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसलिए शीत प्रदेश मतलब कोल्ड एरियाज, ठंडे प्रदेशों में झीलों की सतह पर बर्फ जमने के बाद भी नीचे जल रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया सबसे पहले झीलों की क्या जमती है? सतह जमती है ऊपर वाली, ठीक है ना। नीचे क्या रहेगा? पानी रहेगा। इसलिए जलीय जीव जीवित रहते हैं, यानी कि यही कारण है कि घनत्व डेंसिटी अधिक होने के कारण पानी का, कि पहले सतह जमेगी, सतह के बाद नीचे पानी रहेगा, पानी में भी पानी से ऑक्सीजन लेते रहेंगे जलीय जीव और वो जीवित रहेंगे। तो दोस्तों ये जो जितनी भी बात की हमने वो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो टेस्टलेस है, कलरलेस है, 3 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना दोस्तों। जितनी भी बात थी हमने वो इसके बारे में, जल के बारे में डिस्कस की, वो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, सभी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। डेंसिटी के बारे में भी आपने समझा। तो अगर चीज़ें आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं यूजेस ऑफ वाटर, यानी कि जल के उपयोग। तो दोस्तों आपके सुबह मॉर्निंग में उठने से लेकर रात को सोने तक आप पूरे दिन वाटर यानी कि जल का प्रयोग करते हो। लेकिन जल के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्ज़ाम यानी कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखने हैं। तो दोस्तों जल एक मूलभूत हमारी यानी कि बेसिक नीड है, तो इसके उपयोग भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं। तो हर जगह जल का उपयोग होता है, चाहे आप खाना बनाओ, नहाने में, कपड़े धोने में, तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। लेकिन कुछ ऐसे यूजेस हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन। फर्स्ट इसका जो यूज़ है वो क्या है?
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स, जो आप पोषक पदार्थ खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, तो इन सभी का हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन करना, यानी कि पहुंचाना उनके गंतव्य तक, जहां उन्हें टारगेट पॉइंट तक पहुंचना है, तो उसमें भी वाटर क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो हम न्यूट्रेंट्स, पोषक पदार्थ खाते हैं, उन्हें उनका परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है ना, उन्हें पहुंचाना। तो पहला यूज ये हो गया। दूसरा है शरीर का ताप नियंत्रित करना, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम। अब बॉडी का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है? जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, भागते हो, दौड़ते हो या कोई काम करते हो, तो आपका क्या होता है, आपकी बॉडी में हीट उत्पन्न होती है। हीट मतलब गर्मी या ऊष्मा, ठीक है ना। तो वो हीट जब ज़्यादा होती है तो आप क्या करने लगते हो, स्वेटिंग करने लगते हो, पसीने आने लगते हैं। तो पसीने के थ्रू ये क्या करता है, यानी कि स्वेटिंग के माध्यम से आपकी बॉडी का टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी वाटर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करें पाचन के लिए, भोजन को घुलनशील बनाने में, यानी कि डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में, तो आमाशय में, आमाशय के अंदर जो आप खाते हो वहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो उसके लिए, उस प्रक्रिया के लिए घुलनशील, जो आपने फूड खाया है, आपने न्यूट्रेंट्स खाए हैं, उन्हें घोलने के लिए, जिससे कि डाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके, इसलिए ये इसमें भी हेल्प करता है पाचन में, डाइजेशन में। नेक्स्ट बात करें अनावश्यक पदार्थों के उत्सर्जन में, यानी कि जो यूज अनलेस यानी कि यूजफुल नहीं होते, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, उनके एक्सक्रेशन में, बाहर निकालने में शरीर में। तो आपने देखा होगा, आप जब वॉशरूम जाते हैं तो यूरिन निकलता है हमारा, तो यूरिन में यूरिया, अमोनिया, तो ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल कुछ मटेरियल होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, जिनका उत्सर्जन, अब यूरिन में भी क्या होता है, 95% से अब 95% से ज़्यादा पानी होता है। तो वाटर के थ्रू जो अनावश्यक तत्व हमारी बॉडी में बने, उन्हें क्या करते हैं, हम एक्सक्रेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जो बॉडी में हमारी में अनावश्यक तत्व पहुंच जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने में भी वाटर मदद करता है। ऐसे आपने देखा होगा, हमारे पसीने से भी, स्वेटिंग से भी क्या आती है, स्मेल आती है। तो स्मेल किस चीज़ की आती है, वो अमोनिया की आती है। तो दोस्तों वहाँ भी कई सारे, हमारे पसीने के थ्रू भी, हमारे जो पसीना होता है उसमें भी कई सारे अनावश्यक तत्व बाहर निकल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें खाना बनाने में, कपड़े धोने में, नहाने में, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक यूजेस हैं, आपके घर में डेली करते होगे आप। नेक्स्ट है हमारा सिंचाई में, इरिगेशन में। सिंचाई में देखो, जैसे ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं, देखो हमारे फूड का जो सोर्स है वो वेजिटेशन यानी कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण हम डिटेल में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, इस क्रिया के द्वारा ही पौधे अपना फूड तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो इसके लिए पौधों को वातावरण, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा और भी कई सारे खनिज तत्वों की ज़रूरत होती है, सनलाइट चाहिए उसे। तो यानी कि जल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे और आप पौधों से खाना नहीं ले पाओगे। तो इसलिए सिंचाई में, इरिगेशन में जल का बहुत बड़ा उपयोग है। अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो खाना नहीं बनाएंगे और आपको भी खाना नहीं मिलेगा। तो जब पौधे ही नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे। तो ये एक यूज़ हो गया कि इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने में भी किसका प्रयोग होता है, जल का यूज़ होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया परिवहन, परिवहन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो अब आप तो रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो, लेकिन बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन किसके, जल के थ्रू होता है, पानी के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। बहुत जैसा होगा आपने जहाज, पानी के जहाज चलते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बहुत सारे नाव के थ्रू करते हैं, जैसे कि नदी या जो कैनाल होती हैं, नहरें होती हैं, उनके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी हम वाटर का प्रयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। और बात करूं दोस्तों तो ऐसे इतने अनलिमिटेड यूजेस हैं वाटर के कि आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन हैं, उनके आसपास वाटर पाया जाता है। जैसे कि हमारी आइज़ खुद वाटर रिलीज करती है, ऐसे ही हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के आसपास जो पैराकार्डिक लेयर होती है उसके आसपास भी वाटर होता है, जिससे कि वो उसकी जो लेयर्स होती हैं उन्हें घर्षण से बचा सके। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत यूज़ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कुछ यूजेस थे मैंने आपके सामने वो डिस्कस किए। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम वाटर पॉल्यूशन और सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के बारे में जानेंगे। तो जो भी है, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।